बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स का जो हमारा यूनिट फर्स्ट आता है, जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बात करने वाले हैं। एक एक करके सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, सभी चीजों को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अगर नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहां पर समझिए कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। यह बात तो हम समझ चुके हैं कि जब 1923 से पहले क्लासिकल थ्योरी के आधार पर हमारा एटॉमिक मॉडल बोर और सोमरफील्ड ने एक्सप्लेन किया था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को कण मानकर बताया गया था, जबकि डी ब्रोगली ने यह बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कण नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें वेव नेचर भी पाया जाता है। केवल पार्टिकल नेचर के आधार पर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को नहीं डिजाइन कर सकते। तो इसी के आधार पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमें डी ब्रोगली इक्वेशन को पढ़ना पड़ा, जो कि हमारा पिछला लेक्चर था। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि अगर हमारे पास एक डायनेमिक पार्टिकल है, ठीक है, एक बात का ख्याल रखिएगा, जो हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन है और जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं, ये सभी के सभी जो हमारे थियरीज हैं, ये माइक्रोस्टैटिक लेवल पे नहीं होते, यानी कि मैक्रो पार्टिकल पर नहीं होते, बल्कि माइक्रो पार्टिकल पर होते हैं। यानी कि बड़े अगर हम पदार्थ पर बात करते हैं तो उनमें बहुत ही कम पाया जाता है, और अगर छोटे लेवल पर हम बात करते हैं तो उनमें वेव नेचर जो होता है वह बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में बात करते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर हमारे पास एक डायनेमिक पार्टिकल है, ठीक है, क्या है, अगर हमारे पास एक डायनेमिक पार्टिकल है, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अगर हमारे पास एक डायनेमिक पार्टिकल है और इसका हम पोजीशन पता करना चाहते हैं, ठीक है, क्या कहा हमने, पोजीशन पता करते हैं हम, ठीक है, इसका हम पोजीशन पता करते हैं, और साथ ही साथ इसके अगर हम मोमेंटम के बारे में पता करते हैं, ठीक है, मोमेंटम का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो ये दोनों का अगर हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, MESUREMENT, ठीक है, अगर इन दोनों का ही हम एक समय पर एक ही जगह पर मेजरमेंट करने का कोशिश करते हैं, तो हम कभी भी नहीं कर सकते एग्जैक्ट, हम कभी भी नहीं कर सकते। हम जब भी करेंगे तो उसमें h/4π जितना एरर हमें मिल जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं फिर से रिपीट करता हूं। हाइजेनबर्ग ने कहा कि चूंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक वेव नेचर को शो करता है। वेव नेचर को शो करने का क्या मतलब है कि वो अब एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलेगा, बल्कि वो एक वेव की तरह हमारा चलता है। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो जब वह वेव नेचर को शो करता है, तो अगर हम उसके पोजीशन पर, ठीक है, अगर हम उसके पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक साथ एक ही समय पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर हम उसका पोजीशन कैलकुलेट करेंगे तो उसके मोमेंटम में एरर पाया जाएगा। अगर उसके हम मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्ट, तो उसके पोजीशन में एरर पाया जाता है। ठीक है, ये हाइजेनबर्ग ने कहा। क्यों कहा, इसके पीछे का भी लॉजिक है। जैसे अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है तो उसका जो हमारे पास वेव होगा, चूंकि अब वह वेव होगा, ठीक है, जैसे एक पार्टिकल है तो हमने यह बात समझ लिया कि उसमें वेव नेचर पाया जा रहा है।
तो अगर उसके अंदर वेव नेचर पाया जा रहा है तो वो कुछ इस प्रकार से फ्लो करता हुआ आगे चलेगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोग समझ रहे हैं। और हमें पता है कि ये जो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होता है ये होता है वेवलेंथ। क्या होता है? वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो यहां पर ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम किसी भी पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमेशा वेवलेंथ में कुछ कमी या कुछ ज्यादा पाया जाता है। यानी कि हो सकता है जब भी हम कैलकुलेट करेंगे इस पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन तो उसका जो वेवलेंथ होता है उसमें या तो हम प्लस थोड़ा सा हम ज्यादा कैलकुलेट कर लेते हैं उसका पोजीशन, या तो उससे थोड़ा सा हम कम ही कैलकुलेट कर पाते हैं। ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अब जब ऐसा होता है तो हम सोचते हैं कि इसका वेवलेंथ को ही कम कर दिया जाए, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास डिस्टेंस है वो इतना बड़ा ना होकर थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, अब जब हम इसके वेवलेंथ को कम करने की कोशिश करते हैं, पार्टिकल के वेवलेंथ को कम करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर लगाना पड़ेगा। और प्रेशर लगाने की वजह से उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और जब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके मोमेंटम यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो और ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगी। तो उसके मोमेंटम को कैलकुलेट हम नहीं कर पाएंगे अगर हम उसके एग्जैक्ट पोजीशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यह बात ख्याल रखिएगा, एक ही समय पर अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर अलग अलग समय पर हम बात करते हैं तो अलग समय पर हम इसका अलग पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरे समय पर हम इसका मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि एक ही समय पर किसी एक डायनेमिक पार्टिकल का हम पोजीशन और मोमेंटम नहीं कैलकुलेट कर सकते, एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें h/4π इतना एरर जरूर पाया जाएगा। ये बात बोली जा रही है हाइजेनबर्ग के द्वारा। ठीक है, अब सवाल ये भी समझ लो कि हम डायनेमिक पार्टिकल क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं पार्टिकल ले रहे हैं? क्योंकि डायनेमिक पार्टिकल इसलिए ले रहे हैं, डायनेमिक का अर्थ होता है मोशन और पार्टिकल का अर्थ होता है कण। ठीक है, तो जब कोई कण गतिशील होगा तभी ना हम उसके अंदर मोमेंटम को प्राप्त करेंगे, उसके अंदर पोजीशन को प्राप्त करेंगे। अगर कोई भी कण एक जगह रुक गया है, ठीक है, जैसे यहां पर जो हम यहां पर एक चाक का हमने जो खींचा है लाइन, इस खींचे हुए लाइन में एक कण तो लगा है ना, तभी तो आपको दिख रहा है। तो ये जो कण है वो अपने पोजीशन पर रुक चुका है। तो अब इसका पोजीशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है तो इसका वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मोमेंटम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी एक ही समय पर पोजीशन और मोमेंटम दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक डायनेमिक पार्टिकल होगा तो उसका जो मोमेंटम और पोजीशन एक ही समय पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम कभी नहीं कर सकते, ये हाइजेनबर्ग ने कहा है। तो चलिए अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। हेडिंग डालिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? हाइजेनबर्ग ने 1927 में थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी को सजेस्ट किया था। हाइजेनबर्ग के दोनों प्रकार से स्पेलिंग लिखे जाते हैं, तो यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, यह बात ख्याल रखिएगा, नहीं तो आप लोग कहना शुरू कर देंगे कि सर जी ने उस वीडियो में गलत बता दिया था। नहीं, स्पेलिंग सही है। ठीक है, इसे हम दो प्रकार से लिखते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने कहा था, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर exact the position and momentum or velocity of a dynamic particle like proton, electron, etc. at the same time। क्या कहता है कि यह असंभव है कि हम एक डायनेमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक ही समय पर हम उसके पोजीशन और मोमेंटम का कैलकुलेशन एग्जैक्टली कर सके, यह असंभव है। यह बात हाइजेनबर्ग ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, अगर हम मेजरमेंट करते हैं एक ही समय पर, तो उसमें इफ
डेल्टा एक्स इज द एरर इन, यहां पर ध्यान से सुनना, इफ डेल्टा एक्स इज द एरर इन पोजीशन मेजरमेंट, ठीक है, यानी कि पोजीशन के मेजरमेंट करने में, यानी कि मेजरिंग करने में, पोजीशन मेजरमेंट, ठीक है, यानी कि हम पोजीशन मेजरमेंट करने में डेल्टा एक्स अगर हम त्रुटि करते हैं यानी कि एरर करते हैं, एंड साथ ही साथ अगर यहां पर हम लिख देते हैं डेल्टा पी इज द एरर, ठीक है, इज द एरर इन मोमेंटम मेजरमेंट, ठीक है, यानी कि मोमेंटम मेजरमेंट में अगर हम एरर करते हैं, मोमेंटम मेजरमेंट में अगर हम एरर करते हैं, देन इस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, ठीक है, हाइजेनबर्ग के अनुसार तब उन्होंने कहा, हाइजेनबर्ग, ठीक है, हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर हम डेल्टा एक्स पोजीशन मेजरमेंट में एरर करते हैं और डेल्टा पी अगर हम मोमेंटम मेजरमेंट में एरर करते हैं, तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा पी और डेल्टा एक्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो हम कितना एरर करेंगे वो कम से कम h/2 होगा। यहां पर इसका मतलब हुआ कि h/2 से कम इतना तो हम मेजरमेंट करेंगे, उससे ज्यादा भी हम एरर कर सकते हैं। लेकिन ये अगर हम कितना भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहें तो उस सिचुएशन में हम h/2 जितना गलती एरर तो जरूर करेंगे, उससे ज्यादा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहां से एक बात का ख्याल रखिएगा, इतनी चीजें तो आपको खैर नोट डाउन करनी ही है। यहां पर लिख लीजिए व्हेयर जहां पर हमारे पास h जो है वो क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, और मैं आप सभी को ऑलरेडी बता ही चुका हूं प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो यहां पर मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। h जो है वो हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है। और यह भी बात हम जानते हैं, सिंस हम जानते हैं कि जो हमारे पास p होता है वो हमारे पास mv के बराबर होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास डेल्टा p होगा वो डेल्टा mv के बराबर होगा। देन तब क्या होगा, तो हमारे पास यह जो इक्वेशन बना है डेल्टा p जो है वो m डेल्टा v और मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x इज ग्रेटर और इक्वल टू h/2 होता है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखो। कहने का क्या मतलब है, जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला होता है वह है मास इनटू वेलोसिटी, तो होता ही है, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास पोजीशन मेजरमेंट में एरर हुआ है। तो ये बात बोली जा रही है कि हम कितना भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहें हमारे डायनेमिक पार्टिकल का पोजीशन और साथ ही साथ उसके मोमेंटम में, तो हम कम से कम h/2 जितना तो गलती करेंगे ही करेंगे, उससे भी ज्यादा हम कर सकते हैं। यानी कि यह मिनिमम गलती होने के चांसेस हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी हम गलती कर सकते हैं, ये बात यहां पर बोली जा रही है, ठीक है। और ये भी हाइजेनबर्ग ने ही बताया था, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा तो अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। अब ये चीजें नोट डाउन नहीं करना, लेकिन मैं आप सभी को समझा देता हूं। अगर हम कहते हैं कि हम किसी भी पार्टिकल का जो डेल्टा एक्स है, यानी कि उसका जो हमारे पास पोजीशन मेजरमेंट है, उसमें हम एरर 0 करते हैं, यानी कि हम एकदम एग्जैक्ट पोजीशन को पता कर ले रहे हैं किसी भी पार्टिकल का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो डेल्टा पी होगा वो हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू h/2 और इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखो,
तो अगर ये डेल्टा पी और यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर है या कोई भी डायनेमिक पार्टिकल किस पोजीशन पर है, तो उसमें जो एरर होगा वो 0 हो जाएगा। और जब 0 एरर हो जाएगा तो उसका जो मोमेंटम होगा वो इनफाइनाइट एरर उसमें पाया जाना शुरू कर देगा। ऐसे ही अगर हम एग्जैक्ट मोमेंटम को कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसी फार्मूला के हिसाब से देख सकते हैं कि उसका जो पोजीशन में एरर हमें मिलेगा वो भी इनफाइनाइट मिलना शुरू हो जाएगा। ये बस हम समझाने के लिए आप सभी को बता रहे थे, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। तो चलिए अगले अब चीजों को समझते हैं। तो चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमने देखा एक इक्वेशन डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, हमने देखा। इसका क्या मतलब है यह भी मैंने समझाया कि अगर हम किसी भी पार्टिकल के पोजीशन एरर और उसके मोमेंटम एरर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो h अपॉन 4 पाई से ग्रेटर और इक्वल ही होगा। ये बात हम लोगों ने समझ लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी समय पर उसके पोजीशन, उस पार्टिकल के, उस डायनेमिक पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम कम से कम h अपॉन 4 पाई इतना तो गलत कर ही देंगे, यानी कि उसका हम कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं कर सकते। तो इसी को मैंने सेंटेंस में लिख दिया कि इट मींस दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एरर इन पोजीशन मेजरमेंट एंड एरर इन मोमेंटम मेजरमेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होता है, ठीक है। और ये हाइजेनबर्ग ने कहा था, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, यह बात ख्याल रखिएगा। उसके बाद मैंने एक और लाइन लिख दिया कि इफ वी कैलकुलेट द पोजीशन, यहां पर लिख लो इफ वी कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है। अगर हम किसी भी एक पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ देन देयर इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो उस सिचुएशन में उस पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा उसमें अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता पाई जाएगी, उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैंने यहां पर अभी उसको भी करके दिखाया था। एग्जैक्ट हमने पोजीशन को कैलकुलेट किया था, उसका मोमेंटम जो था उसमें इनफाइनाइट एरर पाया जाने लग गया था। इसीलिए हम किसी भी पार्टिकल का अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट करते हैं तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी पाई जाएगी और इसके अपोजिट भी होगा। इसीलिए मैंने लिख दिया कि एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम को एग्जैक्ट कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो उस पार्टिकल का जो पोजीशन होगा उसमें अनसर्टेनिटी पाई जाएगी, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद चलिए। तो अब हम एक न्यूमेरिकल लेकर आ चुके हैं आप सभी के सामने और ऐसे न्यूमेरिकल आप सभी के एग्जाम में आने के चांसेस भी रहेंगे। बोला जा रहा है लेट द मास ऑफ ए बॉल इज 0.15 kg, यानी कि कोई एक हम बॉल ले रहे हैं जिसका जो द्रव्यमान है वो 0.1 किलोग्राम है, 0.15 किलोग्राम है। एंड इफ द एरर इन पोजीशन मेजरमेंट इज 1 एंगस्ट्रॉम, और उस गेंद की जो गति है उस गति की वजह से उसका जो हम एग्जैक्ट पोजीशन का मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें 1 एंगस्ट्रॉम की एरर आ जा रही है, देन इस सिचुएशन में कैलकुलेट द एरर इन वेलोसिटी मेजरमेंट ऑफ द बॉल। तो उस गेंद की वेलोसिटी मेजरमेंट में कितनी एरर आ रही है ये हमें कैलकुलेट करना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, यहां पर हमने वेलोसिटी मेजरमेंट लिखा है ना कि मोमेंटम मेजरमेंट है वो, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा, तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा भी होंगे। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू, या फिर लिख लेते हैं गिवन दैट, हमारे पास जो जो चीजें दी गई हैं उन्हें लिख लीजिए सबसे पहले। गिवन दैट हमारे पास क्या दिया गया है, मास यानी कि m इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 0.15 किलोग्राम, ठीक है। और हमारे पास दिया गया है किलोग्राम हो गया। पोजीशन जो हमारे पास है, पोजीशन में एरर जो हमारे पास है यानी कि डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है वह 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है और 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू जो होता है वह 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो हमने मीटर में इसे चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी मेजरमेंट में
कितना एरर हुआ है इसके बारे में बात करनी है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल लिख लेते हैं या हाइजेनबर्ग इक्वेशन भी हम लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इक्वेशन हम ले लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग ले रहे हैं तो यानी कि डेल्टा पी, या फिर दूसरे अकॉर्डिंग हमें चूंकि वेलोसिटी चाहिए तो इसलिए हम डेल्टा पी के जहां पर यम डेल्टा वी लिख ले रहे हैं और मल्टीप्लाई बाई हमें डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और यह ग्रेटर और इक्वल टू होता है h अपॉन 4 पाई के बराबर, ठीक है। लेकिन ग्रेटर साइन हम हटा देते हैं जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, तो क्योंकि हम ये जो कैलकुलेट करेंगे यहां से वो मिनिमम मेजरमेंट होगा, मिनिमम एरर इन मेजरमेंट होगा, ठीक है। और उससे ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, इससे हमें फर्क पड़ता है, लेकिन वो हम कैलकुलेशन के बाद देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा इक्वल का साइन लगाएंगे। अब यम का वैल्यू हमारे पास दिया गया है, यम का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 0.15, और डेल्टा वी का वैल्यू तो हमें कैलकुलेट ही करना है, चलो। और डेल्टा एक्स का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 इज इक्वल टू हमारे पास एच का वैल्यू यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.6 10⁻34 होता है, और डिवाइडेड बाई 4 का वैल्यू तो 4 ही होगा, और पाई का वैल्यू चलो 22/7 या 3.14 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 22/7, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा अलग तरीके से शिफ्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34, ऊपर ज़्यादा चल जा रहा ना, एक काम करते हैं इसे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 और डिवाइडेड बाई हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा 0.15 और मल्टीप्लाई बाई 1 से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ 10⁻10 भी होगा, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करके तो बताएंगे नहीं, तो आप सभी को कैलकुलेशन करना तो आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एग्जैक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ कि कितना आएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन में कर देता हूँ, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कितना आएगा। यहाँ पर आ रहा है 3.52 इंटू 10⁻24, ठीक है। कितना आ रहा है, डेल्टा वी यानी कि जो हमारे पास वेलोसिटी के मेजरमेंट में जो करेक्ट एरर आ रहा है वो है हमारे पास 3.52 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24, ठीक है। और ये हमारे पास है मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि वेलोसिटी है तो इसलिए इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल आप सभी को देखने को मिल सकते हैं, उन सभी न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व करिए, आप सबकी तैयारी गारंटी के साथ कंप्लीट भी हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, और अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, या कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आप सभी को समझ में आया है या नहीं। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।